अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, शारीरिक फिटनेस और मानसिक आनंद में खेलों का बहुत योगदान होता है। उन्होंने भारत विकास परिषद के तत्वावधान में क्रीड़ा भारत के नाम से आयोजित प्रतियोगिताओं की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। किशन रेड्डी जिमखाना मैदान में आयोजित क्रीड़ा भारत के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र कृष्ण नागराजू सहित अन्य सभी समिति सदस्यों ने उन्हें सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह सौंपा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता वाले छात्रों के बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना खुशी की बात है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन काबिले तारीफ है। किशन रेड्डी ने खुलासा किया है कि इस महीने की 19 तारीख से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित खेलों के अंतर्गत सिकंदराबाद संसद से युवाओं, छात्रों और पत्रकारों के लिए खेलो भारत तेलंगाना के नाम से खेल उत्सव आयोजित किए जाएंगे। हैदराबाद शहर में प्रतिष्ठित फार्मूला रेसिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप में जीन एरिक विश्व चैंपियन बने। निक कैसिडी दूसरे और सेबेस्टियन तीसरे स्थान पर रहे। मंत्री केटीआर ने कहा है कि उन्हें बहुत गर्व है कि यह प्रतिष्ठित रेसिंग हैदराबाद में आयोजित की गई। उन्होंने कहा है कि इस रेसिंग में शहर को विश्व स्तरीय पहचान मिली। केटीआर ने मोटर चालकों से सहयोग करने और इस दौड़ में कुछ असुविधा पैदा करने के लिए क्षमा मांगे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीआरएस सरकार में मछली उत्पादन बढ़ा है। विधायी सत्र में मंत्री तलसानी ने सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। वर्ष 2021-22 में 4.4 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3.89 लाख टन उत्पादन हासिल हुआ। तलसानी ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में 4.67 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य पक्का कर लिया गया है। उन्होंने खुलासा किया है कि मछली पकड़ने का अधिकार केवल मछुआरा जातियों को दिया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया है कि अन्य समुदायों को तालाबों में मछली पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री तलसानी ने बताया है कि जीवों को विशेष रूप से मछुआरों के लिए लाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीए बुच्ची बाबू एमएलसी कविता को सीबीआई की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 8 फरवरी को गिरफ्तार गोरंडला बुच्ची बाबू की 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज समाप्त हो गई। इस पृष्ठभूमि में बुच्ची बाबू को सीबीआई अधिकारियों ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। उनके साथ मागुनाता राघव रेड्डी को भी ईडी अधिकारियों ने सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया था। सीबीआई अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि बुच्ची बाबू इसी क्रम में शराब नीति षड्यंत्र में भागीदार थे और उन्होंने अभियुक्तों के साथ कई बैठकों में भाग लिया। अदालत ने उन्हें समझाया कि बुच्ची बाबू ने एक गंभीर अपराध किया है। उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। विशेष अदालत ने सीबीआई अधिकारियों के साथ सहमति व्यक्त की और ऑडिटर बुच्ची बाबू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंत्री निरंजन रेड्डी ने डीजेपी से कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय द्वारा सचिवालय की ऐतिहासिक चिन्हों को गिराने की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने पूछा कि नए सचिवालय के बारे में मनमर्जी से बात करने का क्या तुक है। उन्होंने कहा है कि सुंदरता के प्रतीक गुंबदों को गिराने की राजनीति करना ठीक नहीं है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने बंडी संजय की टिप्पणियों पर भाजपा नेतृत्व से जवाब मांगा। क्या हिमालय में धरती की परतों में दबाव बढ़ेगा? क्या इसीलिए तुर्की में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? क्या यह दबाव भारत को भी डराता है? इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में कब कोई खतरा आ जाए पता नहीं। तुर्की और सीरिया में भूकंप हमारे देश में झटके पैदा कर रहा है। उम्मीदें है कि जल्द ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में एक बड़ा भूकंप आएगा। भारत को क्या खतरा है? अगर धरती ऐसे कांपती है जैसे जमीन के नीचे है, इमारतें ढह जाती है जैसे आसमान टूट जाता है, अगर हमारे घर कब्र बन जाते हैं और हमें निगल जाते हैं, तो प्रकृति का विनाश कितना भयानक होगा। तुर्की और सीरिया में आए बड़े भूकंप से भारत के लिए भूकंप के खतरे की चर्चा है। तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स ने चेतावनी दी है कि जल्द ही भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप आने वाले हैं।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में संसद में खुलासा किया है कि हमारे देश की 60% जमीन भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों में है। हमारे देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों को 4 जोन में बांटा गया है। जोन 5 सबसे खतरनाक और जोन 2 सबसे कम खतरनाक है। भूवैज्ञानिकों ने हमेशा चेतावनी दी है कि दिल्ली और उसके पड़ोसी गुरुग्राम में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है। जोखिम अधिक है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिमालय के करीब है। इसके अलावा सोहना, मथुरा, दिल्ली, मुरादाबाद फॉल्ट लाइन के कारण भी दिल्ली को खतरा है, जो पृथ्वी के स्तरों में फॉल्ट लाइन के कारण बनती है। वैज्ञानिकों ने पहले ही कई चेतावनियां जारी की है कि हिमालय भूकंप का केंद्र है, जो दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में देशों को प्रभावित करेगा। कई घटनाएं कहती है कि हिमालय दुनिया के देशों में भूकंप का सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र है। आने वाले दिनों में 2400 किलोमीटर हिमालय में कहीं भी भूकंप का केंद्र होने की संभावना है। हिमालय की भूमि परतों में टेक्टोनिक प्लेटें 700 वर्षों में अत्यधिक दबाव में है। जैसे जैसे प्लेटें हिलती रहती है, किनारों पर दबाव बढ़ता जाता रहता है। वर्ष 2016 की शुरुआत में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप किसी भी समय या 200 साल बाद भी आ सकता है और इसका मध्य हिमालय पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 1934 में हिमालय के केंद्र नेपाल और बिहार में आए भूकंप में 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। वर्ष 1991 में उत्तरकाशी भूकंप में 800 लोग मारे गए। वर्ष 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आए भूकंप में 80,000 लोगों की जान चली गई। हिमालय के अलावा वर्ष 2001 में गुजरात के कच्छ में आया भूकंप, जहां 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, सबसे भयानक है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के एक भूभौतिकी विद्वान ने बताया है कि हिमालय के लिए खतरा अधिक है क्योंकि भारतीय और यूरेशियन प्लेटें घर्षण के कारण अक्सर फंस जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 9 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने की संभावना होती है क्योंकि यह हमारे देश के क्षेत्रफल का 11% है। कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी भाग, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार, उत्तरी राज्य और जोन 5 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। जोन 4 में 8 तक की तीव्रता वाला एक उच्च जोखिम वाला भूकंप है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों में रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता तक भूकंप आने की संभावना है। यह देश के क्षेत्रफल का 18% है। इस क्षेत्र में शेष कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के शेष भाग, पंजाब के कुछ भाग, हरियाणा के कुछ भाग, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम राजस्थान शामिल है। तीसरे जोन में आ रहे इस जोन में भूकंप की तीव्रता 7 तक आने की संभावना है। यह देश के क्षेत्रफल का 31% है। केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्से, गुजरात के शेष हिस्से, पंजाब, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा के साथ साथ तेलुगु राज्यों के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र भी जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जोन सबसे जोखिम भरा है। ऐसे क्षेत्र में जहां भूकंप की तीव्रता 6 से कम है, यह देश के क्षेत्रफल का 40% है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि बाकी राजस्थान, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लिए खतरा ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खतरे वाले क्षेत्रों में अधिकार किस तरह से उपयोग करेंगे। यह देखा जाना बाकी है कि खतरे वाले क्षेत्रों के लोगों को पूर्व खाली उपायों के तहत सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया जाएगा या वे करेंगे उनकी और आने वाले खतरे को रोकने के उपाय। एआईसीसी कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष एलएटी महेश्वर रेड्डी ने बीआरएस सरकार पर तेलंगाना को कर्ज के ढेर में तब्दील करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 60 साल में उन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने 8 बार कर्ज लिया है। अनुमानित बजट वास्तविक बजट से मेल नहीं खाता है। पिछले साल 2.56 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। 1.50 लाख करोड़ वास्तविक रूप में है। मंत्री हरीश राव के भजन के अलावा
बजट का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। केसीआर ने किसान कर्ज माफी के मामले में भी धोखा दिया। अगर 1 लाख रुपए की कर्ज माफी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की जरूरत है तो बजट में केवल 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा और दवा की समुचित व्यवस्था नहीं है। वहीं डबल बेडरूम के लिए 18 लाख आवेदन किए गए हैं। बीजेपी तमिलनाडु प्रभारी पोंगुलेंटी सुधाकर रेड्डी ने विभिन्न घोटालों में जांच के दायरे में रही एमएलसी कविता की चेन्नई यात्रा को बेमतलब बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की आलोचना करने का उनमें नैतिकता नहीं है। सुधाकर रेड्डी के साथ रूबरू होने पर उन्होंने राज्य सरकार पर बजट बैठकों में तेलंगाना के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश में शांति और सुरक्षा से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 साल में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम लगाने के साथ ही पीएफआई आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की और ट्रेनी आईपीएस से सलामी ली। जनप्रतिनिधि हर 5 साल में चुने जाते हैं, लेकिन आईपीएस के पास 3 से 35 साल तक सत्ता होती है। हर आईपीएस को अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस बैच में अधिकांश लोगों के पास टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद और उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि 8 साल पहले देश आंतरिक अशांति से परेशान था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा है कि 7 दशक से आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इन हालात में 36,000 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद और वामपंथी उग्रवादी सहित कई समस्याएं थी। हमने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का काम किया है। इसी तरह वर्ष 2005 में अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर रहने वाले देश को 5वें स्थान पर रखा गया। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि देश जल्द ही इसे पार कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना की गवर्नर महामहिम तमिलसाई सौंदरराजन जी, एकेडमी के निर्देशक श्री एएस राजन, संयुक्त निर्देशक श्री अमित गर्ग जी, और आज जिनकी दीक्षा समाप्त होकर आईपीएस की महान परंपरा के साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो 74 RR के सभी नौजवान साथियों, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप सब जब यहां से दीक्षांत उपरांत चले जाएंगे तब आप अमृत काल की बैच कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारा आजादी का अमृत वर्ष है। हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए हैं और उस वर्ष में जो बैच आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेवा में जा रही है, वो अमृत काल की बैच के आप सभी सदस्य माने जाएंगे। वो हमेशा के लिए आप सभी के लिए गौरव की बात होगी। तेलंगाना में बीआरएस का विकल्प होने का दावा करने वाली बीजेपी उसी के हिसाब से रणनीति बना रही है। हुजूराबाद और मुनुगोडु उपचुनाव में बीजेपी ने यही साबित किया, क्योंकि इन दोनों चुनावों में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की जमानत तक नहीं हुई। बीजेपी ने पिछले जीएचएमसी चुनाव में बीआरएस को कड़ी टक्कर दी। सीएम केसीआर के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने भी अपना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया है। बीजेपी इसी तेजी के साथ आम चुनाव की तैयारी कर रही है। तेलंगाना में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है। भगवा नेताओं को यह भी सफलता के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तैयार की गई त्रिस्तरीय रणनीति को लागू करने की उम्मीद है। इसके लिए पोलिंग बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न चरणों में सभाएं और बड़ी जनसभाएं की गई। 15 दिनों में 11,000 नुक्कड़ सभाओं के लिए तेलंगाना बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
15 दिनों तक शक्ति केंद्रों के भीतर नुक्कड़ सभा करने का निर्णय लिया गया। पहले दिन पूरे राज्य में 800 कॉर्नर मीटिंग की योजना बनाई गई थी। कॉर्नर मीटिंग में कुक्कड़पल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय, सिकंदराबाद में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, सनातन नगर में सांसद लक्ष्मण, उप्पल में विधायक रघुनंदन राव, वरंगल पश्चिम में विधायक इटेला राजेंद्र, जगतियाल में सांसद अरविंद, मुनुगोड़ में चिंतला रामचंद्र रेड्डी और महबूब नगर में डीके अरुणा के नाम शामिल है। नेता राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं की नाकामियों को दूर करेंगे। दूसरे चरण में डिवीजन इकाई के रूप में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा के नाम पर 15 दिनों तक बाइक रैली निकाली जाएगी। वहीं तीसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र केंद्र में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन्हें 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा और उसके साथ जिला स्तर पर बैठकें की जाएगी। बीजेपी ने 3 और 4 संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर एक क्लस्टर के रूप में चिन्हित किया है। तेलंगाना ने 17 संसदीय क्षेत्रों को 4 क्लस्टर में बांटा है। जिला स्तर पर जनसभाओं के बाद संकुल स्तर पर ग्रेटर सभा का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 4-5 बार राज्य का दौरा करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी इसी महीने तेलंगाना आ रहे हैं। शाह आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, महबूबनगर और नागर कर्नूल जिलों का दौरा करेंगे। एनडीए के 8 साल के शासन और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से भाजपा संसदीय क्षेत्रों में संसद प्रवास योजना कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मालूम होता है कि इसी के तहत अमित शाह राज्य में आ रहे हैं। पहले तो प्रचार था कि प्रधानमंत्री 13 फरवरी को तेलंगाना आएंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री के दौरे का ब्यौरा सामने नहीं आया है। साथ ही भगवा नेताओं का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने के अंत तक राज्य में आएंगे। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि सरकार नियमित कर्मचारियों को हटाकर और अनुबंध और आउटसोर्सिंग श्रमिकों को काम पर रखकर श्रम का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में खानिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रेवंत ने आलोचना की है कि एक बार 70,000 कर्मचारी घटकर 40,000 हो गए हैं। कमीशन के लिए खुली खदानों का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि संसद में केंद्र द्वारा सिंगरेनी का निजीकरण न करने का विरोध किया गया है। वह इस बात से नाराज है कि सिंगरेनी के स्वामित्व वाली खदानों को निजी क्षेत्र को सौंपकर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे खदानों को निजी क्षेत्र को सौंपकर 25,000 करोड़ रुपए चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनरल कंपनी पर सिंगरेनी का 12,000 करोड़ बकाया है, इसीलिए सिंगरेनी के कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं दिया जा सका। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सीएमडी श्रीधर हर चीज के लिए जिम्मेदार है। आपराधिक मामलों वाला अधिकार सीएमडी नहीं हो सकता। राज्य के शिक्षक संघों ने जीओ नंबर 317 के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। साथ ही शिक्षकों की मांग है कि पति पत्नी का तबादला सही तरीके से किया जाए और उन्हें उनके ही जिले में नौकरी पर भेजा जाए। केसीआर के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपने जिलों में भेजे जाने वाले तख्तियां दिखाई। इससे विधानसभा के सामने तनाव की स्थिति पैदा हो गई। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे टीपीयूएस व जीओ 317 के सभी प्रभावित शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे जबरन गांधीनगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इससे पहले शिक्षक संघों ने चलो विधानसभा का आह्वान किया था। जीओ नंबर 317 के तेलंगाना राज्य शिक्षक पीड़ित अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विधानसभा गए। बिरला मंदिर में विधानसभा की ओर से मार्च कर रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोक लिया। रैली के हिस्से के रूप में शिक्षकों और सीएम केसीआर का फेस मास्क पहनकर विरोध किया। शिक्षकों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि जीओ नंबर 317 की वजह से उन्हें अपनी स्थानीयता को खोना पड़ा है। सीएम केसीआर ने उन्हें जन्मदिन के तोहफे के तौर पर उनके अपने जिलों में तबादला करने का अनुरोध किया। इसी क्रम में पुलिस ने आंदोलन कर रहे शिक्षकों के पास से फेम मास्क जब्त कर लिया। छात्रों में रचनात्मक सोच और कौशल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 700 स्कूलों का चयन कर अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की है। उसी के नाम एक भाग के रूप में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन केयर मॉडल हाई स्कूल तिलक नगर जीएचएमसी में शिक्षा अधिकार उप
OS विजय लक्ष्मी द्वारा स्कूल प्रिंसिपल अबुला पद्मा के साथ किया गया। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए 3D प्रिंटर, ऑटो फैन, सेंसर चलित टोल सिस्टम और स्वचालित स्ट्रीट लाइट को देखा। विजया लक्ष्मी ने कहा, ये लैब छात्रों में बचपन से ही इनोवेटिव आइडिया विकसित करने में काफी मदद करती है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका पद्मा ने कहा है कि वे बच्चों को जागरूक करते हुए उनके साथ प्रयोग कर रही है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि प्रौद्योगिकी मानव जीवन का एक हिस्सा बन गई है और नई तकनीक को अपनाकर भविष्य में उत्कृष्टता प्राप्त करनी चाहिए। TSIDC के चेयरमैन समुद्राला वेणुगोपालचारी ने कहा है कि वेद और संगीत जन्मभूमि है। भारत कला अकादमी और ABC फाउंडेशन ने रविंद्र भारती में सारेगामा पधनिसा नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। वेणुगोपालाचारी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने समझाया है कि यह वैज्ञानिक रूप से पुष्टि की गई है कि संगीत और भरतनाट्यम जैसी कलाएं ठुड्डी मुद्रा से अंगुली तक रक्त परिसंचरण में सुधार करती है और इसे स्वस्थ रखती है। इसके अलावा यह बच्चों में रचनात्मक और चपलता बढ़ाता है। यूनिवर्सल बुक ऑफ रिकॉर्ड के विजेताओं को सम्मानित किया गया और पुरस्कार दिए गए। कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता को अपने बच्चों को संगीत और नृत्य सिखाने की सलाह दी जाती है। कला को बढ़ावा देने के लिए भारत कला अकादमी द्वारा ललित रमना राव को बधाई दी गई। कोनेटी रायलवारू की पहाड़ियों में स्थित अन्नमैया के कीर्तन, जहां गुरु अंजनी की शिष्या तेजस्विनी ने गाया, ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया है। तेजस्विनी के पिता राजकुमार ने कहा है कि उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी के संगीत के प्रति जुनून को पहचाना और प्रोत्साहित किया है। मारेडपल्ली सिकंदराबाद के पूर्व छात्रों का आध्यात्मिक समागम आयोजित किया गया। स्वीकार उपकार पुनर्वास केंद्र फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड के छात्रों ने अपने पिछले अनुभवों और यादों को याद किया। उन्होंने कहा है कि स्वीकार उपकार संस्थान ने मानसिक रूप से विकलांगों के बीच जागरूकता लाने के लिए विशेष ध्यान रखा है और विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यक्रमों के साथ शीर्ष शिक्षकों की नियुक्ति कर छात्रों को उच्च स्तर पर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हैदराबाद के मीर चौक PS इलाके में आग लग गई। पुरानी टायर की दुकान के बगल में ट्रांसफार्मर फटने से आग लग गई। आग बगल की दुकान तक पहुंच गई और सभी टायर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टायर की दुकान के मालिकों ने कहा है कि एक सप्ताह तक ट्रांस जियो अधिकारियों को ट्रांसफार्मर से तेल रिसाव की जानकारी देने के बावजूद उन्होंने उसकी अनदेखी की। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वह अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क पर गिर गए। इंटरनेशनल इनलाइन हॉकी प्लेयर कोमल तिवारी ने विश्व रोलर गेम्स वर्ष 2017 का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय रेफरी रही। टीम तेलंगाना के लिए वह रोलर हॉकी कैप्टन रही। गोल्ड कीपर की भूमिका में गोल्ड मेडल हासिल किया। कोमल तिवारी ने कहा, खेलकूद में सफलता हासिल करने में माता पिता ने पूरी तरह से सहयोग देते हुए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, उनकी शादी के बाद पति ने भी सक्षम रूप से खेलकूद में प्रेरणा दी। जैसे आप सभी जानते हैं और सबसे पहले तो माता पिता के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं होता है और यही सबसे बड़ी मेरी लाइफ में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड इसके अलावा मेरे लिए सबसे प्रथम माता पिता की पूजा ही भगवान की पूजा बराबर है, क्योंकि मेरे पापा ने, मेरे मम्मा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 22 नेशनल्स खेलने के बाद मेरा एक मकसद था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, लेकिन एज अ ब्राह्मण फैमिली, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता था कि भाई लड़की है, हम स्पोर्ट्स में नहीं भिजाएंगे। तो मैं यही सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए। जब तक आपका हौसला जारी रहेगा, आपकी हिम्मत जारी रहेगी, तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो। तो 22 साल इस सफ़र का मेरे माता पिता के साथ था। मैंने अपना पहला नेशनल 1999 में खेला था और उसके बाद मैंने अपने नेशनल्स, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने 22 सिल्वर मेडल लिए हैं और 1 गोल्ड मेडल लिया है। 1 गोल्ड मेडल जो लिया है ये मेरे शादी के बाद था।
तो माता पिता जिस तरह इस तरफ रोल प्ले किए थे, उसी तरह इस तरफ भी मेरे इन लॉज ने भी सेम सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा हस्बैंड का भी बहुत मैंडेटरी सपोर्ट था। मेरी शादी 2010 में हुई थी। 2017 में मैंने अपना वर्ल्ड कप खेला विथ ऑल द सपोर्ट ऑफ माई लवली हबी, एंड ही हैज़ एनकरेज मी अ लॉट।